हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांक किशोर है। आपने मुझे पहले भी दिल्ली नॉलेज ट्रैक के कुछ वीडियोस पे देखा होगा। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। मेरे पहले अटेम्प्ट में भी मैं सेलेक्ट हुआ था, मेरी रैंक 274 थी। इसके बेसिस पे मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एलोकेट हुई थी। IAAS की ट्रेनिंग मैंने 10 मंथ्स शिमला में की है। अभी मैं रिसेंटली दिल्ली आया हूँ। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 61 मिला है, जिसके बेसिस पे मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, बट इस एग्ज़ाम को मैंने दोनों बार क्लियर किए हैं। और एक डिस्क्लेमर है कि मैंने इस एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी प्रकार के फिज़िकल कोचिंग अटेंड नहीं की है। टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही मेरा लिमिटेड इंटरैक्शन था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत है। मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में किसी भी प्रकार की कोचिंग की कोई भी सहायता नहीं ली है। अब इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो ये है कि मैंने लिमिटेड टाइम पीरियड में 274 से 61 तक की मेरी जर्नी जो रही है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली हेल्पफुल होगा जो कि रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम वापस से दे रहे हैं, या फिर जो कुछ मार्क्स से फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि 274 रैंक और 61 रैंक में मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर का के हिसाब से देखें तो दोनों रैंक्स के बीच में हार्डली 35 से 40 मार्क्स का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले तो जब आप सिलेक्ट होते हैं या जब आप इंटरव्यू में अगर आप आउट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब आपके पास आपकी मार्कशीट आती है तो एक उसका थरो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मेरे पास मार्कशीट आई आफ्टर जो इनिशियल यूफोरिया था सेलेक्ट होने के बाद, जब वो डाई डाउन हुआ और मैंने सोचा कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम लिखना है, तो मैंने अपने मार्कशीट को सबसे अच्छे से एनालाइज़ किया पहले। तो मार्कशीट में मैंने देखा कि मेरे जनरल स्टडीज़ में पिछली बार 430 मार्क्स थे, जो कि पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। अबाउट 50 या 60 लोगों को ही 430 से ज़्यादा होंगे जनरल स्टडीज़ में पिछली बार। और मेरे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे, 179 थे। एसए में भी अबव एवरेज मार्क्स थे। तो मुझे जो मार्कशीट देख के एक बात समझ आई वो ये थी कि ऑप्शनल में मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ऑप्शनल जो कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है उसमें मुझे बस 255 मार्क्स मिले थे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, स्पेशली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा कि आपको बस 255 मार्क्स थे, इज़ दी ऑप्शनल वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में लोगों को 330, 320 भी आए हैं। मेरे 255 थे क्योंकि वो मेरा पहला अटैम्प्ट था, मैं लिमिटेड एक्सपीरियंस था मेरे पास, एंड टाइम क्रंच के वजह से मैं कम्प्लीटली जस्टिस नहीं कर पाया था अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन को। तो इस अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि काफ़ी स्कोप है कॉमर्स ऑप्शनल में इम्प्रूवमेंट का। तो मैंने मेरी मेन स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे ऑप्शनल में इम्प्रूव करना है। बट ये एक साइड है। अगर आप दूसरी साइड ये देखें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये भी होता है कि वो एक जगह तो इम्प्रूव कर लेते हैं, बट बाकी एरियाज़ को निगलेक्ट करने के वजह से उनका नेट रिजल्ट अगर देखें तो वो सेम रहता है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट। तो हैविंग सेड कि मुझे ऑप्शनल में अपनी एनर्जीज लगानी थी, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था कि जनरल स्टडीज़ और इंटरव्यू और एसए में मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करूँगा मेरी जर्नी के लिए। अप्रैल 5 को जब रिज़ल्ट आया था लास्ट ईयर से लेके अभी एक साल में मैंने क्या किया कि मेरी रैंक इम्प्रूव हुई। तो सबसे पहले तो आई थिंक 5 अप्रैल को पिछले साल रिज़ल्ट आया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे दिमाग में अभी तक मेरे लास्ट अटेम्प्ट के लिए कभी भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं थी। तो आप ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपको कि आपको रिजल्ट जो भी मिल रहा है पहले तो आप उससे सेटिस्फाइड हो। अगर मैं उसी समय सोचता कि ऑप्शनल में आई हैव बिन रॉन्ग्ड, तो मेरा एक नेगेटिव अप्रोच बनता जिससे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं था। तो मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था अपने परफॉर्मेंस से। सब्सिक्वेंटली आई थिंक मैंने अबाउट 15 अप्रैल को मैं दिल्ली वापस आया और मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरुआत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं सेलेक्ट होने के बाद इमीडिएटली या इंटरव्यू देने के बाद, तो आप उस समय मेंस प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। तो मैंने भी यही किया। मैंने प्रीलिम्स प्रिपरेशन एकदम डिलीजेंटली शुरू की
और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे प्रीलिम्स अच्छे स्कोर्स के साथ क्लियर हुए थे। तो इस अटेम्प्ट में मेरे पास 45 डेज थे। तो 45 डेज में मैंने जैसे लास्ट 45 डेज पिछले प्रीलिम्स को अप्रोच किया था, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने इस बार भी प्रीलिम्स को अप्रोच किया। तो 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक मैंने स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों को अबाउट 2 या 3 बार रिवाइज किया। उन 45 डेज में मैंने अबाउट 30 मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट किए, इनसाइट्स ऑन इंडिया एंड विजन आईएएस के। एंड क्योंकि मेरे को मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अबाउट 130 140 मुझे हर मॉक में आ रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंट था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। इन 45 डेज में मैंने ज़रा भी नहीं सोचा मेंस प्रिपरेशन के बारे में। वंस आई गेव द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2019 ऑन 31 में, इमीडिएटली उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे स्कोर 130 से 140 के रेंज में है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि प्रीलिम्स में मैंने अच्छा किया है एंड मैं डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा। उसके बाद मैंने मेंस प्रिपरेशन शुरू किया। मेंस प्रिपरेशन में इस बार मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मुझे ये इंश्योर करना था कि मेरे जनरल स्टडीज़ में मार्क्स बिल्कुल भी कम ना हो और मेरे ऑप्शनल में मार्क्स एटलीस्ट 35 to 40 बढ़े, जो कि बहुत अचीवेबल था। 285 to 290 इन एन ऑप्शनल इज़ अटेनेबल अगर आप टॉप रैंक के साथ क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो कुछ गलतियां जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में की थी ऑप्शनल के लिए, वो मैंने सुधारने की कोशिश की। टाइम के कमी और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखा था ऑप्शनल के लिए, और मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बिल्कुल नहीं की थी। तो सबसे पहला काम मैंने जो किया वो ये था कि मैंने ऑप्शनल के लिए रैंकर्स क्लासेस में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। रैंकर्स के 8 टेस्ट होते हैं एंड नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स में मैंने वो सारे पूरे टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म किया। इसके अलावा मैंने जो किया वो ये था कि मैंने प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स थे, मेरी बैचमेट थी रितिका, जो कि अब आईएएस में है, उनकी रैंक 88 थी। वो कॉमर्स ऑप्शनल में उनका टॉप स्कोर था। तो मैंने उनसे बात की और रितिका से मैंने अपने उनके नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी और उनके सोर्सेज के बारे में पता किया। तो उनके ही जो सोर्स रितिका के थे वही सारे सोर्सेज मैंने इस बार ऑप्शनल के लिए डिलीजेंटली पढ़े। टाइम की कमी थी इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए, बट मैंने रैंकर्स मटेरियल को अपना बेस बनाकर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी की। और साथ में ही मैं बहुत ही डिलीजेंटली ऑप्शनल के टेस्ट्स को हर वीक या हर 15 डेज में दिया करता था। एक काम और मैंने जो किया था वो प्रीवियस ईयर के टॉपर की पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने स्टडी की, और मुझे पता चला कि मैं आंसर्स एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ जो कि कॉमर्स ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट है। तो उन पेपर्स को भी मैंने स्टडी की और रितिका के बताए गए सोर्सेज को फॉलो किया। इसके बाद मैंने टेस्ट लिखे और मैं टेस्ट के स्कोर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि मैंने टेस्ट के स्कोर्स को ट्रैक किया। तो मुझे कॉमर्स टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जिसके वजह से मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ी और मैंने फिर पेपर को अटेम्प्ट किया। साइड बाय साइड, जैसा कि मैंने बताया, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता था जनरल स्टडीज़ के को लेकर। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरे जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी एग्जैक्टली मैंने नोट्स में कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं किया। उन्हीं नोट्स को मैं वापस से पढ़ा और करंट अफेयर्स जो कि अपडेटेड थे उस ईयर के लिए मैंने वो पढ़ी, विजन आईएएस की मेंस 365, एंड मैंने विजन में ही जनरल स्टडीज़ के भी टेस्ट लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना और आपका ये समझना कि मैंने जनरल स्टडीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया। आई जस्ट स्टक विद द सेम नोट्स, बट एग्जैक्टली मैंने 12 टेस्ट्स लिखे थे 2018 वाले अटेम्प्ट में। मैंने इस बार भी 2019 में पूरे 12 टेस्ट्स लिखे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी करते हैं कि वो एक एरिया को इम्प्रूव करने के लिए अपने दूसरे एरियाज़ को निगलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने नहीं किया, एंड आई थिंक दिस वुड हैव वर्क फॉर मी। तो ये बात रही मेरी जनरल स्टडीज़ की अप्रोच एग्जैक्टली सेम थी। 10 या 12 टेस्ट मैंने लिखे, ऑप्शनल के सारे टेस्ट लिखे, और ऐसे के लिए मैंने भी पिछली बार कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। इस बार भी मैंने ऐसे के लिए सेपरेटली टेस्ट सीरीज़ तो कोई ज्वाइन नहीं की, बट विजन आईएएस में ही मैंने 2 या 3 एसेज लिखे थे ऐसे टेस्ट के लिए। तो ये थी मेरी जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन और ऑप्शनल की प्रिपरेशन। तो ये मैंने किया करीब प्रीलिम से ख़त्म होने के बाद से लेकर आई थिंक यूपीएससी मेंस तक। और एक और चीज़ थी विच आई थिंक वुड हैव वर्कड इन माई फेवर इज़ दैट मैं बहुत ही पॉजिटिव था इन 3.5 मंथ्स में, और मैं एग्ज़ाम को, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी थी पिछले साल की, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली इस बार अपने सारे पेपर्स को दिए यूपीएससी मेंस को।
एक बार मेंस ख़त्म हो गया उसके बाद मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन बिल्कुल भी शुरू नहीं की, क्योंकि दिसंबर 9 को मुझे शिमला में नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स को ज्वाइन करना था। तो मैंने 9 दिसंबर को जाके आई ज्वाइन द सर्विस, आई डिड नॉट टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड 9 दिसंबर को ज्वाइन करके आई स्टार्टेड द लॉन्ग वेट फॉर द सिविल सर्विसेज मेंस रिजल्ट। इस साल मेंस रिजल्ट में सिग्निफिकेंट डिले था एंड फर्स्ट 2 मंथ्स में आई थिंक दिसंबर एंड जनवरी मिड तक मैंने प्रिपरेशन से मैं बहुत दूर था, क्योंकि मैं अपने अटेम्प्ट से मैं बहुत खुश था। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं होता है, दिस इज़ द बेस्ट चांस दैट आई हैव, और मैं बहुत कीन नहीं था एक और अटेम्प्ट को परस्यू करने के लिए। तो मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की, ट्रेनिंग एंजॉय कर रहा था मैं, और जनवरी 12 को मेंस का रिजल्ट आया। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, बट वंस दैट हैपेंड ओनली आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू में भी मेरे पिछली बार डिसेंट स्कोर थे, और कुछ गलतियां जो कि मैंने इंटरव्यू से पर्सनली मैंने जो पिन पॉइंट किया था लास्ट इंटरव्यू में, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था बिकॉज वो बहुत ही फैक्चुअल इंटरव्यू था। एंड उन फैक्चुअल इंटरव्यू में मतलब मैं इंटरव्यू के दौरान अपने इंटरव्यू को जज कर रहा था, और इंटरव्यू में मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंटरव्यू नहीं जा रहा था सिविल सर्विसेज एग्जाम 18 वाले इंटरव्यू में। तो इस बार मैं शिमला में था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं लिए। मैं अपने बैचमेट्स के साथ ही हम लोग मॉक टेस्ट में करता था, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, अपने सिमिलर डैफ के जो नोट्स मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में बनाए थे उन सेम नोट्स को पढ़ा, थोड़ी बहुत जो एडिशन हुई थी जैसे सर्विस के बारे में मैंने पढ़ा, और उसके बाद फाइनली 18 मार्च को मैंने इंटरव्यू दिया। अबाउट 2 मंथ्स टाइम था मेरे पास, जिसके वजह से मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी पूरी हो गई। इंटरव्यू देने के बाद अगेन मैं शिमला आया। इनफैक्ट आई वॉज वन ऑफ द लास्ट पर्सन्स टू बी इंटरव्यूड आफ्टर विच द लॉकडाउन हैपेंड। तो 18 मार्च को मेरी इंटरव्यू थी। इस बार जो इंटरव्यू का नेचर था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम लास्ट ईयर। बस्सी सर का बोर्ड था इस बार, एंड इट वॉज एन एक्सट्रीमली एनालिटिकल इंटरव्यू, वेर एज द लास्ट इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली फैक्चुअल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बहुत चेंजेस आएंगे आपके अटेम्प्ट्स में और द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू यू, बट आपको अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में। फाइनली इंटरव्यू देने के बाद मैं हेल्पलेस था क्योंकि इंटरव्यूज़ बंद हो गए थे, तो मैंने अपने ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया मैंने, एंड फाइनली 4 अगस्त को रिजल्ट आया जिसमें मेरी रैंक 61 थी। तो अगर मैं समराइज करूं अपने पूरे 2 साल के जर्नी को, तो द रीज़न वाई आई थिंक आई क्लियर्ड बोथ टाइम्स इज दैट आई यूज्ड मॉक टेस्ट्स वेरी सीरियसली। मैंने मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली दिया। मैंने प्रीलिम्स के लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट लिया था। इनसाइट्स ऑन इंडिया के का पेड सब्सक्रिप्शन था मेरे पास, एंड साथ में मैं विजन आईएएस के भी मॉक्स को सॉल्व करता था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जनरल स्टडीज़ की जो प्रिपरेशन की थी, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे उसके। एग्जैक्टली मैंने क्या नोट्स बनाए थे वो आपको दूसरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे, बट मैंने नीति आयोग रिपोर्ट्स के और वर्ल्ड बैंक, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सारे के वेबसाइट से मैंने कुछ डेफिनेशंस बना ली थी। इन सेम सोर्सेज को मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी यूज़ किया। और ऑप्शनल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, 280 290 मिनिमम स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में अच्छे रैंक के लिए, उसमें मैंने इस बार थोड़े सोर्सेज को एनहांस किए और टेस्ट सीरीज़ दिया। तो यही अप्रोच मैंने फॉलो किया, जिसके वजह से आई क्लियर बोथ टाइम्स, एंड फाइनली ये साइकिल मेरे लिए ख़त्म हुआ। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया वो अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें मेरे बाकी वीडियोस से, तो आई थिंक आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो स्टे हेल्दी। आई नो दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स, बट आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, प्रीलिम्स के लिए डिलीजेंटली पढ़ते रहें, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।